सवाल यह है कि मैम अखिलेश यादव जितनी प्रमुखता के साथ दलितों की बात करते हैं, जितनी प्रमुखता के साथ ओबीसी समाज की बात करते हैं या गरीब अगड़े की बात करते हैं, उतनी प्रमुखता के साथ वो अल्पसंख्यकों की बात क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि वो मुसलमान लफ्ज़ से भी कतराते हैं, मुसलमान लफ्ज़ नाम नहीं लेना चाहते, ऐसा क्यों? यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं जो सब लोग ताली बजा रहे हैं हर उस बात पे जो मुसलमान के लिए आवाज़ उठाने पे करी जा रही है, मगर इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद को ये कहेंगे कि जाओ तुम भी आज एक शम्स बन जाओ या जाओ तुम भी आज एक इकरा बन जाओ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इनको ऐसा रास्ता बताएं कि इनके आपके वालिदैन ने जैसे आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग किया होगा। तो आपने जो बात कही पीडीए के बारे में, देखिए हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के बारे में सोचना ज़रूरी है और मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, पर उसका जवाब इन 4 मिसरों में कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा उनका दिन भी खराब आएगा। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की इस तरीके से एक वीडियो की शुरुआत में क्लिप देखी होगी, वहीं सांसद इकरा संजी की भी एक क्लिप देखी होगी। दोनों क्लिप्स एक ही मंच के हैं, मिल्लत टाइम्स टीवी चैनल से इस वीडियो को लिया गया है। वहाँ पर दोनों लोग पहुँचते हैं और दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। सांसद इकरा संजी से कई सवाल किए जाते हैं, सामने बैठे हुए लोगों ने सवाल उनसे करे। कहा अखिलेश यादव जी मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं या शिक्षा को लेकर के सवाल करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के सवाल करते हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज में इकरा संजीव उनका जवाब देती है, वो जवाब आपको भी पसंद आएगा। लेकिन इसी बीच में जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बारी आती है, जब चाहने वाले कहते हैं कि आप शायर हैं, आपसे मेरा सवाल है, तब इमरान प्रतापगढ़ी साहब कहते हैं कि ये सवाल नहीं, ये गुजारिश है। क्या और कहते हैं उसके बाद में नज्म सुनाते हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इमरान लाभ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस मिल्लत टाइम्स टीवी चैनल से इस वीडियो को लिया गया है, इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। तरह के मोशन मैंने खुद रोज 3 मोशन फाइल करे और रोज हम उसी पे 0 डालते थे, लेकिन सब्जेक्ट देखकर उसको रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उनके पास वो नंबर्स हैं, वो मेजॉरिटी है। तो ये बात आपको और हमें भी जहन में रखनी पड़ेगी कि उसका हमारे पास तोड़ सिर्फ पॉलिटिक्स में जीतने के बाद ही हो सकता है। इस तरीके से जैसा आपने कहा कि हम सीख नहीं पा रहे, हमने बहुत कोशिश करी है, लेकिन हम नंबर्स के लॉजिक को बीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश रहती है कि ये जो अहम मुद्दे हैं, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और मिल्लत टाइम्स जैसे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जाए। इतनी पाबंदी है कि बैलेटिंग सिस्टम एक अपने आप में एक अलग से, जैसे जुडिशरी का कोलिजियम सिस्टम है, मेरे हिसाब से उसी तरीके का ये बैलेटिंग सिस्टम है, क्योंकि एक ही तरह के लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह के नंबर्स नहीं हैं। और कोशिश यही है कि आप लोगों की मदद से अगली बार या किसी विधानसभा में हम वो नंबर्स ला पाएँ जिससे हम वो मुद्दे उठा पाएँ जो हमारे जहन में हमें ज़रूरी लगते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक छोटा सा मुख्तसर सवाल है। मेरा नाम मोहम्मद मसूद है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। इसलिए हमारा समाज जो है एजुकेशन में, तालीम में बहुत पीछे है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे समाज उठे, तालीम में आगे आए, क्योंकि हम तालीम में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसकी हमें महसूस होनी चाहिए फिक्र। जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है और बड़े अफसोस की बात है। और ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, उनमें पढ़ाई का स्तर हायर एजुकेशन में बहुत ही बेहद कम है। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इसमें कोशिश यही है कि सरकारें जो हैं आजकल अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रही हैं। अभी का भी अगर आप बजट देखेंगे तो 3.5% मेरे हिसाब से एजुकेशन पे खर्च कर रही है सरकार, जबकि 6% होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भार हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स पे डाल दिया गया है। तो सरकारें जो काम नहीं कर रही हैं वो काम हम सभी को मिलके करना पड़ेगा। और इसमें इदारे बने, ऐसे इदारे बने जिनमें बच्चों की तालीम हो। इसी तरह की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि वक्फ की जो संपत्तियाँ थी, अगर उस टाइम पे हम लोग जिम्मेदारी के उसमें नहीं थे, लेकिन जो भी लोग थे अगर उनका सही तरीके से उपयोग होता तो मुझे लगता है ये स्तर हम कहीं आगे ले जा चुके होते। लेकिन वो गलतियां रहीं, अब हम सबको मिलके उन्हें सुधारना है और आगे बढ़ाने का काम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम सबसे पहले तो आपकी सभ्य, शालीन और विनम्र राजनीति के लिए आपको बहुत बधाई। मेरा सवाल ये है कि मैम क्या आप नहीं, एक सेकंड।
हाँ। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव जो आपके अच्छा, राष्ट्रीय ये अध्यक्ष पूछ रहे हैं हैं पहले। वो पीडीए की राजनीति करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अगड़े। सवाल ये है कि मैम अखिलेश यादव जितनी प्रमुखता के साथ दलितों की बात करते हैं, जितनी प्रमुखता के साथ ओबीसी समाज की बात करते हैं या गरीब अगड़े की बात करते हैं, उतनी प्रमुखता के साथ वो अल्पसंख्यकों की बात क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि वो मुसलमान लफ्ज़ से भी कतराते हैं, मुसलमान लफ्ज़ नाम नहीं लेना चाहते, ऐसा क्यों? सवाल बहुत अच्छा है। जी हाँ 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 अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ मोर देन अ रिक्वेस्ट। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं जो सब लोग ताली बजा रहे हैं हर उस बात पे जो मुसलमान के लिए आवाज़ उठाने पे करी जा रही है, मगर इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद को ये कहेंगे कि जाओ तुम भी आज एक शम्स बन जाओ या जाओ तुम भी आज एक इकरा बन जाओ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सही इनको बात। ऐसा रास्ता बताएं कि इनके आपके वालिदैन ने जैसे आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग किया होगा, क्योंकि आज आप जहाँ खड़ी है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड ओवर देयर, बट देन हाउ दे आर बीइंग अ पेरेंट एंड हाउ दे आर बीइंग योर सपोर्ट, आई रियली वांट यू टू टेल दीज पीपल दैट थिंग। थैंक यू। थैंक यू आप बोलिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा सवाल है, आपने अपनी शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था से पूरी की हुई है। हमारे देश में काफ़ी लोग विदेश में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के भीतर उन्हें वह इकोसिस्टम नहीं मिल रहा। एक पॉलिसी मेकर के रूप में आप भारतीय शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ऐसा क्या बदलाव देखना चाहती हैं जिससे हमारी कौम का इंटेलेक्चुअल कैपिटल देश के निर्माण में पूरी तरह इस्तेमाल हो सके? वेरी गुड यस पहले आपका ले लेते हैं। तो आपने जो बात कही पीडीए के बारे में, देखिए हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के बारे में सोचना ज़रूरी है, और मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, पर मैं बस ये आपको समझाना या कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि जब तक हम सिर्फ इस बात पे अड़े रहेंगे कि मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले दो। मेरे भी क्षेत्र के कई लोग हैं जो मुझे बोलते हैं हमारी बिरादरी का नाम लो आप पार्लियामेंट में जाके, तो वो एक संभव चीज़ नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं, आपका जो दर्द है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन देखिए अगर हम उसी पिच पे खेलेंगे जिस पे बीजेपी हमें, जैसा इन भाई ने कहा कि बीजेपी जिस पिच पे, रिलीजन के पिच पे हमें खिलाना चाहती है, अगर हम उसी पिच पे खेलेंगे तो हमारा रिजल्ट वही रहेगा जहाँ हम आज खड़े हैं। अगर हमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स चाहिए तो हमें एक ऐसा धागा बनाना पड़ेगा जिसमें हम सभी लोगों को पिरो सकें, और सभी ऐसे लोग जो अमन पसंद हों, जो सेक्युलर हों, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हों, उनको जोड़ने के लिए और बीजेपी के नैरेटिव से बचने के लिए इस तरीके से हम यूपी में पॉलिटिक्स को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपका दर्द मैं अपने साथ लेकर और आगे भी बताऊंगी, और कोशिश करेंगे कि जो आपकी उम्मीदें हैं उन पर हम खरा उतर सकें। लेकिन हमारा जो लॉजिक है वो सिर्फ ये है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें ध्यान देना है कि हम रिजल्ट कैसे अटेन करेंगे, उसके लिए ज़रूर। तो अपनी शायरी का जलवा ज़रा बिखेर दीजिए। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ी थी, ये तो गुजारिश है, मुझे लगता है। गुजारिश ही है। शुक्र का हुक्म है। मैं एक नज़्म सुना देता हूँ 2 मिनट में। मैं नया एमपी बन के जब राज्यसभा में पहुंचा तो थोड़ा सा ज्यादा जोश होता है नए नए पहुंचने पर। तो हम लोग एक दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक साथ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 146 एमपी एक साथ सस्पेंड किए गए, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके। तो जब मैं बाहर निकला तो जो मकर द्वार पर खड़े रहते हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि आ गया मजा, सस्पेंड हो गए, बाहर आ गए। तो मुझे लगा कि आज के दिन अगर सस्पेंड होकर के बाहर ना आए होते, उस लिस्ट में नाम ना होता, तो हमें लगता कि हम बहादुरों में नहीं बल्कि बुजदिलों में गिने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। तो मैंने वहीं एक नज्म हो गई थी, वो मैं कभी कभी सुना देता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं,
नारे हक लगा के निकले हैं। और उधर से जो सवाल था उसका जवाब इन 4 मिसरों में कि हर सितम का जवाब आएगा, क्या कहना, देखना इंकलाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं और भी सर उठा के निकले हैं। तुम्हारा क्या, तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं। तुम्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तूफान बनाना 5 सवाल है। अच्छा, अभी और सवाल बाकी है, मुझे लगा था खत्म हो गया जी। रैपिड फायर का हमारा एक सवाल है कि कांग्रेस के 3 सदरों को आपने नजदीक से देखा, 2 के साथ आप काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इन तीनों में सबसे बेहतर कौन कांग्रेस के लिए साबित हुए? देखिए, मैं सोनिया जी के टाइम पे आई थिंक पॉलिटिक्स में नहीं था। मैं जब राहुल जी अध्यक्ष थे और उन्होंने बाद में रिजाइन किया, कार्यवाहक थी कुछ दिन तक सोनिया जी, तो मैं उनके टाइम पे पॉलिटिक्स में आया और खड़गे जी के साथ काम कर रहा हूँ। सब अच्छे हैं, आप इतना जजमेंटल होता ही नहीं हूँ मैं। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं, यानी कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब और इकरा सिंह जी के वीडियो को देख चुके हैं। दरअसल बात यह है कि ये वीडियो तकरीबन 6-7 महीने पुराना है। मिलेट टाइम्स पर एक प्रोग्राम होता है, वहाँ पर इकरा सिंह जी पहुँचती हैं और बातचीत होती है, लंबी बातचीत होती है, देश और दुनिया के मुद्दों पर सवाल और जवाब होते हैं। जब बारी आती है कि सामने बैठे हुए ऑडियंस जो होती है, पब्लिक जो होती है, उनको मौका मिलता है कुछ सवाल पूछने का, तो इकरा सिंह जी से वो सवाल शिक्षा को लेकर के पूछे जाते हैं, तो उसका जवाब भी इकरा सिंह बहुत खूबसूरत अंदाज में देती हैं। लेकिन एक और बंदे ने, प्रतापगढ़ का शख्स था, उसने भी अपना एक सवाल रखा, लेकिन उसके बाद में एक और सवाल आया कि इकरा सिंह जी, देश के अखिलेश यादव जी है, पिछड़ों का नाम लेकर के कहते हैं, अल्पसंख्यक का जब नाम आता है तो उसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लेते, वहाँ पर अल्पसंख्यक क्यों नहीं कहते हैं। तो इसका भी बहुत खूबसूरत अंदाज में इकरा सिंह जी ने जवाब दिया है, आपने वीडियो में देखा ही होगा। लेकिन उसके बीच में जब इकरा सिंह जी से सब कुछ बातें हो गई, फिर उसके बाद में बारी आती है इमरान प्रताप गढ़ी साहब की। उनसे कहा जाता है कि इमरान भाई, आपसे एक सवाल है, आप शायर हैं, आपसे एक सवाल है, कुछ सुना दीजिए। तब इमरान प्रताप गढ़ी साहब कहते हैं कि ये सवाल तो नहीं है, ये तो आपकी गुजारिश है। एक गुजारिश है तो ठीक है, आप इसे सवाल ना कहिए, गुजारिश, क्योंकि वो खुद एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता की उन्होंने पढ़ाई करी है, बाद में कई वीडियो में बता भी चुका हूँ। फिर इमरान प्रताप गढ़ी साहब कहते हैं कि मैं एक नज्म सुना देता हूँ, और देश की संसद में एक बार कुछ सांसद एक साथ में सस्पेंड कर दिए गए थे। तो पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा था कि इमरान साहब, आप सस्पेंड कर दिए गए, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कह दिया कि आज अगर हम चुप रह जाते तो बुज़दिलों में नाम आता। अब हम लोग सस्पेंड कर दिए गए, बोलते रहे, चुप नहीं हुए, तो आज हमारा लोगों का नाम बहादुरों में लिखा जाएगा। तब उन्होंने बोला था कि सर झुकाने की बात जब कहीं पर आई और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले। तो मिल्लत टाइम्स टीवी चैनल से इस वीडियो को लिया गया है। मिल्लत टाइम टीवी चैनल्स को आप भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इमरान लब ऑफिशियल चैनल पर आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे ये कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस अपने इमरान लब ऑफिशियल चैनल पर वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहें। इस वीडियो को पर कोई किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा, हम इस वीडियो को अपने चैनल से रिमूव करने की ताकत भी रखते हैं। तो मिल्लत टाइम्स से रिक्वेस्ट है कि मैं तमाम सब्सक्राइबर्स के कहने पर, डिमांड पर इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।